हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ड्राइंग क्लासेस बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ट्वेल्थ क्लास और चित्रकला और फर्स्ट चैप्टर है ये पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा। वैसे तो पहले ये था कि ये चैप्टर हटा हुआ है, लेकिन ये हटा हुआ नहीं है। ब्लूप्रिंट में हमारे दोनों चैप्टर जो हटे हुए हम समझ रहे थे वो आए हैं। तो ये फर्स्ट और सेवन्थ दोनों चैप्टर हैं। तो ये एक पहले चैप्टर के इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। 11 मार्च को आपका एग्जाम है ड्राइंग वाले स्टूडेंट्स का। इस बार ड्राइंग के पेपर में कोई भी गैप नहीं है ज़्यादा। 4 तारीख को इंग्लिश का है, फिर 9 को जियोग्राफी का है और फिर 11 को ड्राइंग का है। तो वेरी बेनिफिशियल क्वेश्चंस है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, क्योंकि ये क्वेश्चन है, ये संख्या में थोड़े ज़्यादा हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, और मैं एक बात और बता दूं अभी कि सभी चैप्टर्स के 8 चैप्टर्स के वीडियोज हैं वो मिलेंगे आप लोगों को। ये सारे छोटे क्वेश्चन, और इनमें से सारे क्वेश्चन आपके 12 नंबर के क्वेश्चन हैं वो कवर हो जाएंगे, क्योंकि 12 नंबर का हमारा छोटे क्वेश्चंस का आता है और 12 नंबर बड़े क्वेश्चंस के होते हैं। 24 का पूरा पेपर आता है, ठीक है। तो आज से मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर आपको सभी 8 चैप्टर्स के छोटे क्वेश्चन और उसके बाद में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ प्रैक्टिकल से संबंधित जानकारी के वीडियोज़ हैं वो अवेलेबल करा दूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम तो शुरू हो रहे हैं। 18 जनवरी से 14 फरवरी तक का समय है, तो अभी शुरू हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ का कौन सा अध्याय चित्रकला का स्रोत माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्रसूत्र आएगा आंसर में, चित्रसूत्र ये आएगा, चित्रसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मध्यकालीन युग से भारतीय चित्रकला ने जो एक सामान्य नाम अर्जित किया तो वो है लघु चित्र, ठीक है। फिर देखिए, जब किसी चित्र में किसी कवि की कविता को चित्र के रूप में अनुवादित किया जाता है और उसमें उस कविता को ऊपरी भाग में दर्शा भी दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। यानी लिखने के साथ चित्रित कर दिया जाए वो पांडुलिपि कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, पश्चिम भारतीय चित्रशैली का प्रमुख केंद्र गुजरात, ठीक है। गुजरात था प्रमुख केंद्र, क्योंकि गुजरात में पश्चिम भारतीय जो गुजरात था वहाँ पर क्या था कि बहुत सारे पोर्ट्स थे, बंदरगाह थे, व्यापारिक सुविधाएं अच्छी थी, इसलिए वहाँ पर जो लोग हैं उनमें से जो पश्चिम भारतीय में जो जैन लोग हैं, जैन कम्युनिटी है, वो बहुत ज़्यादा धनवान थी और जैन कम्युनिटी ने वहाँ की कला को अपने अंडर में ले लिया था, इसलिए पश्चिम भारतीय चित्रकला को जैन चित्रकला भी कहा जाता है। और पंजाब वहाँ का, सॉरी, गुजरात वहाँ का मुख्य केंद्र था, गुजरात, ठीक है, गुजरात। जैन परंपरा में सर्वाधिक चित्रांकन वाला ग्रंथ कौन सा माना गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्पसूत्र को माना गया है सबसे ज्यादा चित्रित। एक ब्रह्मांड व्यापी ग्रंथ है संग्रहणी सूत्र। संग्रहणी सूत्र जो ग्रंथ है वो ब्रह्मांड व्यापी ग्रंथ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। इसमें अंतरिक्ष से संबंधित अवधारणाएं हैं संग्रहणी सूत्र में, एक्सप्लेन किया गया है ब्रह्मांड के बारे में, तो ये हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से जिस सूत्र में महावीर स्वामी की शिक्षाएं लिखी गई है वह है, तो उत्तर ध्यान सूत्र है, या उत्तर ध्यान सूत्र में क्या है? तो आपका आंसर होगा महावीर स्वामी की शिक्षाएं हैं। और किस तरह से महावीर स्वामी ने जो साधुओं का जो जीवन होता है, जो डिसिप्लिन होता है उनके लिए, वो क्या क्या होना चाहिए, वो सब इसके अंदर है। नेक्स्ट, जैन तीर्थंकरों को के जीवन की घटनाओं को गाते हुए दर्शाया गया वह कौन सा ग्रंथ है? तो वो ग्रंथ है कल्पसूत्र। नेक्स्ट, पांडुलिपि के आवरण को पटलीस कहा जाता है, ये किसका बना होता है? तो ये लकड़ी का बना होता है, लकड़ी का, ठीक है। पांडुलिपियां है ना, उनको कंप्लीट होने के बाद और एक सुरक्षित डिब्बे में, एक बॉक्स में रखा जाता था, वो लकड़ी का बॉक्स होता था, उसे पटलीस कहा गया है, और पटलीस के ऊपर भी चित्र वगैरह बनाए जाते थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुरानी बचाई इसकी ताड़ पत्रों की जो पांडुलिपि है वो किस शताब्दी की है? तो वो 11वीं शताब्दी की है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, जैन चित्रकला के लिए जिन 100 वर्षों की अवधि सर्वाधिक रचनात्मक प्रतीत होती है वह है, तो वह है 1350 से 1450। 100 वर्ष का जो समय है वो ज़्यादा यहाँ चित्रांकन हुआ था। नियमतनामा या निम्मतनामा लिखा होता है, नामक पुस्तक किस चित्रकारी से संबंध रखती है? क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रही हूँ, एक्सप्लेनेशन कम करूँगी क्योंकि टाइम है ना।
वो ज़्यादा लगेगा फिर। तो निमतनामा पुस्तक है वो किस चित्रकारी से संबंधित है, तो वो सल्तनत कालीन चित्रकारी से, सल्तनत कालीन, ध्यान रखना नियामतनामा का संबंध। नूरचंदा की चित्रकारियाँ किस शैली से संबंधित है, तो वो भी सल्तनत शैली की है। बुद्धि की प्रवीणता ताड़ की पांडुलिपि एक श्रेष्ठ उदाहरण है, तो वो है पाल चित्रकला शैली का, पाल चित्रकला शैली का है। पाल युग की कला का अंत 13वीं शताब्दी में हुआ था, ध्यान रखना। पाल कला भारत से निम्न में से जिस विदेश में फैली वह है, तो नेपाल, श्रीलंका, बर्मा, इन सभी क्षेत्रों में फैली थी। उपयुक्त सभी आएंगे। पूर्वी भारत में जो कला शैली पनपी थी ना वो पाल थी, और पश्चिम भारत में थी वो जैन शैली थी, ठीक है ना। फिर है अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है, तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तृतीय खंड के किस अध्याय को भारतीय चित्रकला का एक स्रोत माना जाता है, चित्रसूत्र अध्याय को। ये हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पढ़ लिया है और यहाँ पर भी चित्रसूत्र अध्याय को। फिर देखिए चित्रसूत्र नामक अध्याय किसके अंतर्गत प्रतिकृति की कला किस सिद्धांत के बारे में बताता है, तो प्रतिमा लक्षण के। ये कोई ज़्यादा मोस्ट नहीं है क्वेश्चन, लेकिन आप एक बार थोड़ा सा देख लेना। भारत में चित्रकला के विभिन्न तरीकों एवं संगठनों का आधार क्या बना, तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र नामक ग्रंथ है वो बना था। इसको देख के और प्राचीन समय में जो आर्टिस्ट हैं वो इसका सहारा लेकर के चित्रांकन सीखते थे, चित्रसूत्र। मध्यकालीन युग से भारतीय चित्रकला ने कौन सा सामान्य नाम, तो मध्यकालीन युग में भारतीय चित्रकला को लघु चित्र नाम से जाना जाता था। लघु चित्र नाम क्यों पड़ा, अपनी संक्षिप्त आकृति के कारण, छोटी आकृति के कारण लघु चित्र नाम पड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में मध्यकाल में संरक्षक के घर की दीवारों को किससे सजाया, तो भित्ति चित्रों से सजाते थे दीवारों को उस समय लोग। पांडुलिपि चित्र समूह का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ कौन सा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांडुलिपि चित्र समूह का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ कोलफन होता है, और इस कोलफन का ना इसका फोलियो नाम भी आ सकता है और इसका पुष्पिका नाम भी आ सकता है, ध्यान रखोगे। पुष्पिका भी आ सकता है और इसका फोलियो भी आ सकता है। फोलियो, फोलियो पृष्ठ होता है, और पुष्पिका और कोलफन। कोलफन इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो कोलफन है इसके ऊपर महत्वपूर्ण जानकारियाँ लिखी हुई, जैसे कोई रजिस्टर जो किताब होती है उसका फर्स्ट जो पेज होता है, पहला जो पेज होता है उसके ऊपर जो उसकी इंफॉर्मेशन होती है, वैसे ही पांडुलिपि का वह पहला पेज जिसके ऊपर उसके संरक्षक का नाम, किसने इसको चित्रित करवाया, उस जगह का नाम, उस कलाकार का नाम, और उस डेट कौन सी डेट में वो चित्रित हुई है, तो सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है ये पेज। इसलिए कोलफन पृष्ठ तो इम्पोर्टेंट पृष्ठ होता है पांडुलिपि का। पांडुलिपि चित्रों को उनकी भंगुरता के कारण कैसा माना जाना है, मूल्यवान और कीमती। पश्चिम भारतीय चित्रशैली का प्रमुख केंद्र, तो गुजरात था, हमने पढ़ लिया पीछे, मैंने बताए थे कि यहाँ पे व्यापारिक सुविधाएं अच्छी थी, काफ़ी सारे पोर्ट्स वगैरह थे, बंदरगाह थे। पश्चिम भारतीय चित्रकला समूह है के कौन से भाग जैन चित्रशैली के नाम से जाने जाते हैं, तो वो भाग जो जैन विषय वस्तु और हस्तलिपि का चित्रण करते हैं। जैन चित्रकला पांडुलिपि में पटलिस कहाँ स्थित होती है, पटलिस पांडुलिपि के सबसे ऊपर एवं पैंदे में, क्योंकि ये एक राउंडेड बॉक्स सा होता है लकड़ी का। कागज के आने से पहले चित्र किस पे बनाए जाते थे, ताड़ की पत्तियों पर। पाम लीव्स, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पाम लीव्स लिखेंगे, ताड़ की पत्तियों पर। और कागज किस शताब्दी में आया, 14वीं शताब्दी में आया था। इससे पहले ये पाम लीव्स पे बनते थे ताड़ के पत्तों पर। भारत के पश्चिम की ताड़ की पत्तियों की पांडुलिपियां अधिकतम प्राचीन किस काल की हैं, तो 11वीं शताब्दी की हैं, ठीक है। ताड़ की पत्तियों की पांडुलिपियों पर पेंटिंग किस पर की जाती थी, तो पटलिस पर की जाती थी सबसे पहले। शास्त्र दान की अवधारणा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन समुदाय में शास्त्र दान की अवधारणा थी। पेंटेड चित्रित जो ग्रंथ वगैरह हैं वो दान किए जाते थे, ठीक है, जैन समुदाय में, जैन कम्युनिटी में। जैन परंपरा में सर्वाधिक चित्रांकन वाला ग्रंथ कल्पसूत्र है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैन परंपरा में सर्वाधिक चित्रांकन वाला ग्रंथ कल्पसूत्र। उत्तर ध्यान सूत्र में किसकी शिक्षाएं हैं, महावीर स्वामी की। या फिर ऐसे पूछ लेंगे महावीर स्वामी की शिक्षाएं, तो उत्तर ध्यान सूत्र में इंपॉर्टेंट। संग्रहणी सूत्र कैसा ग्रंथ है, इसे कब लिखा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संग्रहणी सूत्र एक ब्रह्मांड व्यापी ग्रंथ है, इसे 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। अंतरिक्ष की अवधारणाएं हैं इसमें। जैन चित्रकला की कौन सी अवधि सर्वाधिक रचनात्मक, हमने पहले बात कर ली। 1350 से 1350 से 1450, यानी 100 वर्षों की अवधि सर्वाधिक रचनात्मक है, सबसे ज़्यादा चित्रांकन हुआ था। मुगल पूर्व स्वदेशी चित्रकला की कोई एक विशिष्ट कलात्मक विशेषता का उल्लेख कीजिए, तो मुगल पूर्व स्वदेशी चित्रकला में वस्त्रों की पारदर्शिता को चित्रित करती नायिका आकृति का उद्भव हुआ, तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट आ रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। किन मठों में पित्तल की मूर्तियों को बनाने का कार्य किया जाता था, पालशैली में आ जाते हैं यहाँ पे। पूर्वी भारत में जो पालशैली विकसित हुई, वहाँ नालंदा और विक्रमशिला मठ थे, वेरी इंपॉर्टेंट थे ये। यहाँ पर देश विदेश से लोग पढ़ाई करने के लिए आते थे, स्टूडेंट। तो यहाँ पे पित्तल की मूर्तियों
पांडुलिपियों को बनाने का काम है वो नालंदा और विक्रमशिला मठ में होता था। कहाँ के छात्र नालंदा विक्रमशिला मठों की में शिक्षा हेतु आते थे? तो दक्षिण पूर्वी एशिया के छात्र आते थे, इंपॉर्टेंट है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का तृतीय खंड किस किसके बारे में विमर्श करता है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का जो तृतीय खंड है उसमें मानव आकृति के त्रिआयामी दृष्टिकोण है, मानव आकृति को कैसे बनाया जाता है, किस तकनीक से, उपकरण, सामग्री, सतह यानी जो धरातल है वो, अनुभूति, ये सब के बारे में ये बताता है। लघु चित्रों का क्या उपयोग किया जाता था? तो इन ये लघु चित्र है ना, ये संक्षिप्त छोटी आकृति के कारण हाथ में लेकर निकट से देखा जा सकता था, दीवार पर लगाया जा सकता था। इस प्रकार से कई सारे इनको एज ए गिफ्ट विवाह में उपहार स्वरूप दिया जाता था। तो इस तरह से आप बता दोगे। पांडुलिपि चित्रों के समूह का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ कौन सा होता है और क्यों? तो या फिर ऐसे पूछ लेंगे कोलफन पृष्ठ क्या है? तो पांडुलिपि चित्रों के समूह का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ कोलफन पृष्ठ या पुष्पिका पृष्ठ या फोलियो होता है, क्योंकि इसमें संरक्षक, कलाकार, संगठन कार्य के पूर्ण होने की तिथि, स्थान आदि की सूचनाएं हैं ये प्रदान कराता है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। मैंने पहले बताया, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट फिर देखिए, कोलफन पृष्ठ से क्या आशय है, ऐसे पूछ ले थोड़ा सा, ये है सेम ही बताना आपको। तो कोलफन पृष्ठ पांडुलिपि चित्रकला के किसी समूह का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ होता है, क्योंकि यह संरक्षक, कलाकार, संगठन कार्य के पूर्ण होने की तिथि और स्थान आदि महत्वपूर्ण विवरण की सूचनाएं प्रदान करवाता है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। गुम हो चुके यानी प्राचीन जो कोलफन पृष्ठ हैं वो गुम हो चुके हैं, तो विद्वानों ने किस प्रकार इनका निर्माण किया? तो समय के जो प्रकोपों के कारण गुम हो गए कोलफन पृष्ठों को संगठन के कहने पर कला विद्वानों ने उनके गुणों के बताए हुए गुणों के आधार पर पुनः निर्मित कर दिया है, वो गुम हो गए हैं इसलिए। पांडुलिपि चित्रकला के चित्रों का उपहार में लेन देन किस कारण से और किस रूप में शुरू हुआ? तो ये छोटे होने के कारण लघु रूप में हुआ था, क्योंकि लाने ले जाने में आसान, कीमती थे, मूल्यवान थे, और राजकुमारियों के विवाह में दहेज में राजाओं और दरबारियों को मूल्य में मतलब आपस में भेंट किए जाते थे, एज ए गिफ्ट इनका प्रयोग होता था, क्योंकि कीमती थे, मूल्यवान थे, छोटे थे, इसलिए कोई समस्या नहीं होती थी लाने ले जाने में। चित्रकला के पश्चिम भारतीय चित्रशैली के प्रमुख केंद्रों का उल्लेख कीजिए। तो पश्चिम भारतीय चित्रशैली के प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो आप बताओगे गुजरात। अगर एक पूछे तो गुजरात है। यहाँ पूछा है केंद्रों का, तो गुजरात के साथ राजस्थान का दक्षिणी भाग और मध्य भारत का पश्चिम भाग भी सम्मिलित है, केंद्रों पूछे तो, ठीक है, और केंद्र पूछे तो गुजरात है। पश्चिम भारतीय चित्रशैली किनके संरक्षण में पनपी? तो मैंने बताया आपको कि पश्चिम भारतीय चित्रशैली स्थानीय शक्तिशाली वहाँ के सरदार, व्यापारी, सौदागर हैं उनके संरक्षण में पनपी थी, और यहाँ के जो व्यापार द्वारा लोग हैं वो धनी और समृद्ध हो गए थे, इसलिए वहाँ की कला का वो संरक्षण है वो बहुत अच्छे से करवा रहे थे। फिर इसमें आया था यहाँ, अगर आपसे पूछे कि पश्चिम भारतीय चित्रशैली को जैन शैली ही का विकास क्यों हुआ, जैन शैली क्यों कहते हैं? तो पश्चिम भारत यानी जिसमें गुजरात और राजस्थान का दक्षिणी भाग और मध्य भारत का पश्चिम भाग शामिल था, तो उन व्यापारिक वर्गों में जैन समुदाय है वो प्रमुख था, मैंने पहले ही बता दिया। और यह जैन समुदाय संप्रदाय से संबंधित विषय वस्तु, मतलब उसने जैन समुदाय ने अपनी विषय वस्तु और वहाँ की कला का संरक्षण बन गया था और अपनी विषय वस्तु को चित्रित करवाया था, और इसलिए इस शैली का नाम जैन चित्रशैली पड़ गया था, क्योंकि इसका सारा संरक्षण का जो है पैटर्न्स बन गए थे, ये संरक्षक बन गए थे, तो ये जैन शैली कहलाई थी। क्योंकि वहाँ जो धनवान धनी वर्ग थे उनमें जैन कम्युनिटी है वो सबसे धनवान थी, क्योंकि व्यापारिक अवस्थाएं वहाँ पे ज़्यादा थी, व्यापारिक व्यवस्था मिल रही थी लोगों को, पोर्ट्स वगैरह, बंदरगाह वगैरह होने के कारण, तो जैन कम्युनिटी के कारण इसका जैन चित्रशैली नाम पड़ गया पश्चिम भारतीय चित्रशैली का। जैन चित्रशैली किसे कहा गया? पश्चिम भारतीय चित्र समूह के वे भाग जो जैन विषय वस्तु और हस्तलिपि का चित्रण करते हैं या जैन कम्युनिटी के द्वारा चित्रित करवाए गए, उसे जैन चित्रशैली कहते हैं, ये मैंने बता दिया आपको। उत्तर ध्यान सूत्र क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। उत्तर ध्यान सूत्र में महावीर स्वामी की शिक्षाएं लिखी हुई है, और एक साधु का व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक साधु का अनुशासन क्या होना चाहिए, वो सब बताया गया है उत्तर ध्यान सूत्र में। संग्रहणी सूत्र क्या है? तो आप बता दोगे इसके बारे में, अगर 3/4 में पूछे तो संग्रहणी सूत्र जैन चित्र परंपरा में चित्रित एक ग्रंथ है। यह एक ब्रह्मांड व्यापी ग्रंथ है जिसे 12वीं शताब्दी में चित्रित किया गया। इसमें ब्रह्मांड के ढांचे और अंतरिक्ष के मापन की अवधारणाएं विद्यमान है। शताब्दी अगर इसकी पूछ ली जाए तो 12वीं शताब्दी आप याद रखोगे। पटलिस किसे कहा जाता है? तो मैंने पहले ही बता दिया कि जैन चित्रकला पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लकड़ी के आवरण से ढका जाता था, और उसी लकड़ी के आवरण को पटलिस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। ताड़ की पत्तियों की पांडुलिपियों की पटलिस पर किस प्रकार के, तो देखो पटलिस है ना, लकड़ी का आवरण, उस पर भी चित्र
बनाते थे। तो चमकीले रंगों में ये लोग देवी देवताओं के चित्र, जैन आचार्यों के जीवन से संबंधित घटनाओं को चित्रित कर देते थे। तो ये क्वेश्चन भी आप देख लोगे। कल्प सूत्र में वर्णित किन 5 घटनाओं को विस्तृत रूप से बताया गया। अब ये जो कल्प सूत्र है उसमें प्रमुख 5 घटनाएं हैं, ठीक है। तो अवधारणा, जन्म, त्याग, प्रबोधन और प्रथम उपदेश, 5 घटनाएं हैं। कालकाचार्य कथा में कालक की प्रमुख किन घटनाओं के बारे में। तो कालकाचार्य घटना कथा क्या है पहले मैं वो बता देती हूँ आपको। कालकाचार्य ऋषि काल की एक, आचार्य कालक की एक कहानी है। आचार्य कालक की बहन को एक दुष्ट राजा है वो अपहरण करके ले जाता है, तो अपनी बहन को छुटाने के लिए और वो 5 प्रमुख घटनाएं करता है। सबसे पहले वो जमीन का शुद्धिकरण करता है, फिर अपनी जादुई शक्तियों का प्रदर्शन करता है, फिर अन्य राजाओं से संबंध बनाकर दुष्ट राजा से लड़ता है और अंत में वो अपनी बहन को छुड़ा लेता है। तो इस तरह की उसके कुछ अभियान होते हैं। कालकाचार्य अपनी बहन को छुटाता है। कालकाचार्य कहानी अगर आ जाए तो अगर आपने मेरे को ध्यान से सुना है तो आपको याद हो जाएगा। सल्तनत काल की चित्रकारी का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ। तो भारत में सल्तनत वंशों के शासन में कुछ मध्य एशियाई कलाकार जो कि मालवा, गुजरात आदि केंद्रों के स्थानीय कलाकारों के साथ इन दरबारों में कार्य करने लगे। तो स्वदेशी चित्रकला के तरीकों के साथ पारसी कला की विशेषताएं ये सब आपस में मिल गई, जिससे एक नई शैली का विकास हुआ, जिसे क्या कहा गया था, सल्तनत चित्रकला शैली कहा गया था। तो आप ध्यान से थोड़ा सा इसको पढ़ लोगे। सल्तनत कालीन चित्रकला शैली की 2 कलात्मक विशेषताएं, तो इसमें रंगों की पार्टियां तथा साज सज्जा युक्त विवरण के साथ सरलीकृत भूभाग का चित्रण हुआ था। पट्टियों में रंगों को लगाना, साज सज्जा विवरण यानी छोटे छोटे विवरण सजावट के लिए सरल भूभाग था। तो इस तरह से सल्तनत कालीन की चित्रकारी शैली की कौन सी 2 चित्रकारियां, तो ये क्वेश्चन हो ही गया है। नालंदा और विक्रमशिला मठ में ताड़ के पत्तों पर किसके चित्र बनाए गए थे। तो बौद्ध विषय वस्तुओं को, बौद्ध धर्म को, बौद्ध विषय वस्तुएं और वज्रायण बौद्ध भिक्षुओं के ताड़ के पत्तों पर यानी बौद्ध भिक्षुओं के चित्र बनाए गए थे। पाल की कला किन किन देशों में फैली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाल की कला नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका, जावा में फैल गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पालबोध की ताड़ पांडुलिपि चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पालबोध की ताड़ जो पांडुलिपि है ताड़ के पत्तों पर लिखी गई, उसका नाम है अष्टासहस्रिका प्रज्ञान परमपिता या बुद्ध की प्रवीणता, जो 8000 पंक्तियों में लिखी गई है। इसको मिस मत करना, क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़ना। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का तृतीय खंड चित्र के किन किन अंगों का वर्णन करता है। तो ये आप थोड़ा देख लोगे। उसके मतलब चित्र बनाने के सारे इसमें तरीके हैं, रूप, भेद, माप, प्रमाण, अनुपात, ढांचा, अभिव्यक्ति, लावण्य योजना, सौंदर्य संरचना, सुंदरता से है लावण्य योजना, चित्र का सुंदर होना, सादृश्य, समरूपता, वर्णिका भंग यानी रंगों को किस प्रकार, ब्रश का उपयोग, यानी सभी इन चीज़ों के बारे में ये उदाहरण से विस्तार पूर्वक इसमें समझाया गया है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप रीड कर लोगे। पांडुलिपि चित्रों की भंगुरता के कारण इनका महत्व प्रचलन किस प्रकार हुआ। तो हमने थोड़ा छोटा क्वेश्चन इसमें पढ़ ही लिया था पहले, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, आप देख लेना। मतलब बिल्कुल छोटे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको इसमें बहुत फायदा होने वाला है, आप इसको पढ़ लेना, मैंने इसमें बता रखा है, ठीक है। पांडुलिपि चित्रों का उपयोग उपहार और व्यापार में, ये जिक्र हमने कर लिया, क्योंकि ये कीमती होते थे, छोटे होते थे, लाने ले जाने में आसान होते थे लघु रूप के कारण। फिर राजकुमारियों को उनके विवाह के समय दहेज के रूप उपहार में दिए जाते थे। राजाओं और दरबारियों के मध्य भी आदान प्रदान किया जाता था, और दूर से जो व्यापारी आते थे वो भी अपने साथ ले जाते थे। साधु संतों, साहसिक यात्रियों, व्यापारियों सबके मध्य इनका आदान प्रदान हो सकता था। पश्चिम भारत में जैन पेंटिंग ने किससे प्रेरणा प्राप्त की। तो पश्चिम भारत में जैन पेंटिंग ने शास्त्रदान से प्रेरणा प्राप्त की। शास्त्रदान की अवधारणा मैंने बताया ना, जैन कम्युनिटी में थी, किताबों को दान देना जैन समुदाय में प्रसिद्ध था। ये जैन शास्त्रों के उदाहरणों से युक्त चित्रों को जो मठ होते थे, लाइब्रेरी, उनमें दान किया जाता था, जिन्हें भंडार कहा जाता था। इन भंडारों को उदारता, आभार और अधिकारिकता का भाव प्राप्त था, और उन मठों में ये किताबों का, शास्त्रों का दान करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानते थे। तो ये देख लोगे आप क्वेश्चन। कल्प सूत्र क्या है, ये अच्छे से देख लेना। कल्प सूत्र जैन परंपरा में सर्वाधिक चित्रांकन वाला ग्रंथ है, तो छोटा क्वेश्चन बनेगा जैन कल्प सूत्र। इसके एक भाग में 24 तीर्थंकरों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, ये नाम है तीर्थंकरों है, ये क्या नाम है, तीर्थंकरों। 24 जो तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकरों, 24 तीर्थंकरों के जीवन की घटनाओं को गाते हुए बताया गया है, जो कि उनके जन्म से लेकर के मोक्ष तक की घटनाएं हैं। और ये घटनाएं कलाकारों को उनकी सूची द्वारा जीवन की गाथा चित्रित करने के लिए सामग्री उपलब्ध। इसमें 5 प्रमुख घटनाएं हैं जो मैंने पहले बताया, अवधारणा, जन्म, त्याग, प्रबोधन, प्रथम उपदेश। तो जैन तीर्थंक 24 जैन तीर्थंकरों को का वर्णन करता है कल्प सूत्र। और कल्प सूत्र है वो जैन परंपरा में सबसे चित्रांकन वाला ग्रंथ है, ठीक है।
जन्म से लेकर मोक्ष तक सारी घटनाएं इसमें विस्तृत रूप से बताई गई है। और वो 5 घटनाएं हैं जो अवधारणा, जन्म, त्याग, प्रबोधन, प्रथम उपदेश जो महावीर स्वामी की थी। कालकाचार्य कथा क्या है? मैंने बताया था ना, कालकाचार्य कथा पढ़ लेना, मैं बता दिया था। कालक की कथा है, साध्वी उसकी बहन होती है, जैन साध्वी, उसको एक दुष्ट राजा ले जाता है तो वो उसे बचाने का अभियान शुरू करता है। तो ये कथा आप आराम से पढ़ लोगे, मैंने यहाँ विस्तृत रूप से दे रखी है इसमें। जैन पांडुलिपि चित्रकला पर एक टिप्पणी लिखिए, तो आप इसको पढ़ लोगे। एक टिप्पणी लिखनी है, शॉर्ट नोट लिखना है, तो यहाँ आप इनको पढ़ लोगे। इस क्वेश्चंस को मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगी, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा आपको। इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चनों की बात हो गई है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ताड़पत्तियों के प्रारंभिक जैन चित्रकला पांडुलिपियों पर एक टिप्पणी, तो ये क्वेश्चन भी आप पढ़ लोगे। इसमें पीडीएफ्स बनी हुई है ये, और मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो इसमें आप है ना वीडियो को ऐसे धीरे करके और देख लोगे, क्योंकि एक्सप्लेशन में क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। बातें वही हैं। पांडुलिपि चित्रों के इतिहास का पुनर्निर्माण क्यों और किस प्रकार किया गया है, तो ये क्वेश्चंस भी आप देख लोगे। मेरा उद्देश्य इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस है कि इस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से उठेंगे। जैन चित्रकला की कलागत विशेषताएं यहाँ पढ़ लोगे आप, कलागत विशेषताएं, ठीक है। आगे के जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े आप देख लोगे, अगर आपने इस चैप्टर को रीड नहीं किया है तो, ठीक है। पाल चित्र शैली पर एक निबंध लिखिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आप। पाल चित्र शैली पर एक निबंध लिखना है। 11वीं 12वीं शताब्दी पूर्वी भारत के पालों की पांडुलिपियां प्रारंभिक चित्रों की उदाहरण है। फिर कला अवधि में 750 ईस्वी के मध्य 12वीं शताब्दी आ जाएगा पाल कला का। और भारत में बुद्ध कला के अंतिम काल को इसमें देखा गया था। बुद्ध कला का अंतिम काल था ये। यहाँ नालंदा और विक्रमशिला 2 मठ थे जो बौद्ध शिक्षा के केंद्र रहे हैं। बौद्ध विषय वस्तु, बज्रायण बौद्ध भिक्षुओं की ताड़ के पत्तों पर की गई चित्रकला, असंख्य पांडुलिपियां यहाँ उदाहरण मिलेंगे। अन्य देशों में पाल कला का फैल गई थी। दक्षिण पूर्वी एशिया से छात्र आते थे। तीर्थयात्री इन मठों पर शिक्षा प्राप्त करने आते थे। धर्मसिक नेतु आते थे। अपने साथ बौद्ध कला के नमूने, यहाँ पर बनी पित्तल की मूर्तियाँ और पांडुलिपियों को वो अपने साथ ले जाने लगे। इस कारण क्या हुआ था, पाल की कला वो नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका और जावा में फैल गई थी। फिर इसकी कलात्मक विशेषताएं आ जाएगी, पूरा बड़ा प्रश्न पूछे तो शांत रंगों में लहरदार गतिमान रेखाएं पाल चित्रों की विशेषता है। अजंता की तरह पालों की मूर्तिकला शैली में इन मठों एवं कलाकारों द्वारा निर्मित आकृतियां, समान भाषा, कपाल, बौद्ध ताड़पत्र पांडुलिपि का श्रेष्ठ उदाहरण। फिर पाल पांडुलिपि का श्रेष्ठ उदाहरण अष्ट सहस्री का प्रज्ञान परमपिता या बुद्ध की प्रवीणता जो 8000 पंक्तियों में लिखा गया। तो ये पाल कला वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से देख लोगे। पाल कला है वो पूर्वी भारत की है और इसमें वो 2 मठ आएंगे, ठीक है। ध्यान से देख लोगे आप, नालंदा और विक्रमशिला, ठीक है। यहाँ पे बौद्ध शिक्षा के लिए दूसरे देशों से भी आते थे शिक्षार्थी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गए हैं हमारे। ज़्यादा फोकस आपको भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप और जो वन लाइनर क्वेश्चन है उन पे करना है। और नेक्स्ट ये सेकंड चैप्टर की जो पीडीएफ है, जो वीडियो है, वो आपको मिल जाएगी। और इन वीडियोस से आपको जो छोटे क्वेश्चन आएंगे उनमें काफ़ी बेनिफिट होगा। तो कोशिश करूँगी कि मैं हर रोज़ 8 चैप्टर की जो वीडियोज़ है वो डाल दूँ चैनल पे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लगे कि मैंने आपके लिए मेहनत की है, आपको ये क्वेश्चन आंसर पसंद आए, तो आप ज़रूर मेरे वीडियो पे कमेंट करना, लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।